स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर के साथ। तो हिंडनबर्ग, ये नाम तो आप लोगों को पता ही है। हिंडनबर्ग से रिलेटेड दोस्तों एक रिपोर्ट के जरिए एक खबर सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो पता नहीं है, ठीक है। अगर हिंडनबर्ग ही कंफर्म करके बता दे तो पता चलेगा। बट एनीवेज, रिपोर्ट के जरिए खबर क्या सामने आ रही है कि ये जो शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग है, ठीक है, उन्होंने लगभग, आपको पता ही था कि बहुत सारे कंपनीज को टारगेट यहाँ पे किया था। एंड इसके चलते कई करोड़ों बिलियन रुपीस हम लोगों को यहाँ पे उड़ते हुए देखने को मिले थे, जो कि आप सभी लोगों को पता है। खास करके अगर हम लोग बात करें तो 3 बड़े बिलियनियर्स की वेल्थ हम लोग को उन्होंने इरोड करते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। समवेयर अराउंड हम लोग $100 बिलियन के आसपास भी इसका एस्टिमेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद ऑब्वियसली वो एक शॉर्ट सेलर है, आप सभी लोगों को पता है, तो उनको तो फायदा यहाँ पे होना चाहिए। बट रिपोर्ट के जरिए ये बताया जा रहा है कि उनके दाव, उन्होंने जो भी रिपोर्ट्स यहाँ पे निकाली उसके बाद जो शेयर्स की हालत हुई, इसके चलते उन्होंने कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया है। बहुत ही टाइनी गेन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है हिंडनबर्ग को। ये रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिली हैं। अगर हम लोग बात करें तो 3 बड़े, आप लोगों को पता ही है कि मतलब अगर हम लोग बिलियनियर्स की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, इकैन एंटरप्राइज की बात करें, इनके ऊपर भी उन्होंने यहाँ पे आरोप लगाया था। इसके चलते स्टॉक ज़बरदस्त क्रैश हुआ था। अगर साल भर की अगर हम लोग बात करें तो आप स्टॉक देख सकते हो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे क्रैश हुआ था, ठीक है। अभी तक वापस रिकवरी हुई नहीं है। देन अगर हम लोग ब्लॉक की बात करें, ठीक है, ट्विटर से रिलेटेड, तो इधर भी बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए थे। तो यहाँ पे भी हम लोग को अच्छी खासी गिरावट होती हुई देखने को मिली थी टॉप लेवल से। एंड देन अदानी ग्रुप से रिलेटेड हम सभी लोगों को पता ही है कि अच्छी खासी गिरावट तो अदानी ग्रुप में, मतलब जो 10 स्टॉक अदानी ग्रुप के देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अदानी एंटरप्राइज की अगर हम लोग बात करें तो आज भी टॉप लेवल से लगभग 38 to 40% डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो टॉप लेवल से लगभग 18 से 19% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अदानी टोटल की अगर बात करें तो हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है। 80% गिरावट देखने को मिल रही है टॉप लेवल से, मतलब जहाँ से गिरावट हुई है वहाँ से कैलकुलेट करें तो ये तो 83% माइनस में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। देन पार की अगर हम लोग बात करें तो सेम 36 to 40% के आसपास गिरावट टॉप लेवल से देखने को यहाँ पे मिल रही है साल भर के इसमें। विलमार की बात करें तो साल भर के इसमें लगभग 51% के आसपास की गिरावट है। अगर हम लोग टॉप पकड़कर अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। देन उसी के साथ साथ अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, मतलब इसका नाम अभी पहले अदानी ट्रांसमिशन हुआ करता था, ठीक है। तो वहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 80% की गिरावट हम लोग को टॉप लेवल से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब रिपोर्टिंग के बाद हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा नुकसान यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है ग्रुप का। 61% की गिरावट ग्रीन में टॉप लेवल से देखने को मिल रही है, वो भी एक साल के अंदर अंदर। अगर आप लोग एकदम ही टॉप से कैलकुलेट करोगे तो लगभग 60 से 70% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। देन एसीसी सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 20-22% की गिरावट टॉप लेवल से है। अंबुजा सीमेंट की अगर हम लोग बात करें तो 18% की गिरावट टॉप लेवल से देखने को मिल रही है। एंड आखिरी कंपनी उनकी कौन सी थी? एनडीटीवी। एनडीटीवी में भी लगभग टॉप लेवल से लगभग 60% की गिरावट रफली हम लोग को एनडीटीवी के शेयर में देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि एंटायर ग्रुप में हम लोग को अभी तक कमबैक देखने को यहाँ पे नहीं मिला। हाँ, कोशिश तो यहाँ पे उनकी चल रही है, बट इतना सब कुछ डैमेज करके भी जो हिंडनबर्ग ने कमाया है, रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि यस, बहुत ही मामूली सा ही उनको प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। ये फिलहाल तो बात यहाँ पे रखी जा रही है। देख लेते हैं इससे रिलेटेड हिंडनबर्ग को एक कंफर्मेशन देता है यानी क्या जवाब देता है करके। एक छोटा सा अपडेट था जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, जोमेटो अगर हम लोग कहे तो आज के दिन वापस हम लोग को 100 रुपये के ऊपर जाते हुए देखने को मिला, मतलब 3 डिजिट में वापस। मतलब जो इसकी शुरुआत हुई थी आप चेक कर सकते हो, यहाँ से शुरुआत ज़बरदस्त होते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद तो लगभग 50 रुपये उसके नीचे भी चला गया था एंड अभी वापस 100 रुपये को टच यहाँ पे किया था। वैसे तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट होते या फिर ब्रोकरेजेस होते हैं उनका ये भी मानना है कि अभी भी ये ओवर वैल्यूड ही है करके, ये कोई मेरा मानना नहीं है। जोमेटो की बात करें तो यस, अभी ये क्यू रडार के ऊपर ज़्यादा आ चुका है क्योंकि उन्होंने जिंदगी में पहली बार अपना क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज किया था। ज़्यादा नहीं था, 2 करोड़ के आसपास था, बट यस, जो मैं बार बार बोलता था कि ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या कि कंपनी लगातार यहाँ पे लॉस दिखाने के बाद वो लॉस कम होते जाता है एंड देन कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट पे आ जाती है, उसी को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर बहुत ही कम प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो कि इस वक्त यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। क्या यहाँ पे जोमेटो की टर्न अराउंड स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है? इसी के ऊपर हर किसी का फोकस देखने को मिल रहा है। एंड इसी माहौल में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जोमेटो के जो सीईओ है उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। कौन सा दावा? जैसे कि उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 3 साल में जोमेटो को लगभग हम 10,000 करोड़ तक के प्रॉफिट का टारगेट लेकर चल रहे, 10,000 करोड़। इस प्रकार के स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट 3 साल की बातें उन्होंने यहाँ पे की है, तो ये एक देखने वाली बात यहाँ पे बनती है।
सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके चलते हम कह सकते हैं कि जोमेटो का स्टॉक ज़्यादा रडार के ऊपर देखने को मिल रहा था। देन उसी के साथ साथ जो नए टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज यहाँ पे आए थे उसमें एक पेटीएम भी देखने को मिला था। आज के दिन पेटीएम ज़बरदस्त 7% भागते हुए देखने को मिला। इसके पीछे की भी खबर आप सब लोगों को पता ही होगी। यस, पेटीएम की अगर हम लोग ओनर की बात करें जिन्होंने स्टार्ट किया है, विजय शर्मा जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो फिलहाल वो वापस हम लोगों को पेटीएम में एज अ लार्जेस्ट शेयर होल्डर दिखने वाले हैं। वापस दिखने वाले मतलब अभी की अगर हम लोग बात करें उनकी होल्डिंग कितनी है, लगभग 9.12%। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता ही है कि वो जैक मा की जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, सो वो अपना हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। पूरा नहीं बेचना चाहते बट समवेयर अराउंड 10.3% बेचना चाहते हैं। सो वो 10.3% वो बेचना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसको खरीदना कौन जा रहा है, तो शर्मा जी यहाँ पे खरीदने जा रहे हैं। एंड उनके खरीदने के बाद ऑलरेडी उनका 9.4% के आसपास स्टेक था। सो उसके बाद हम कह सकते हैं उनकी जो स्टेक है वो 19.42% हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था एंड पेन की अगर हम लोग बात करें तो उनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो रिड्यूस होकर 13.5 देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। जिस प्रकार से वो अपना माल बेच रहे हैं 10% के बाद, लगता है तो ये 13% भी वो भविष्य में शायद से बेच सकते हैं। एंड माइट भी शर्मा जी इसको यहाँ पे खरीद ले करके। तो फिलहाल बताया जा रहा है ये सारी डील होने वाली लगभग 60 करोड़ से भी ज़्यादा बड़े अमाउंट में, मतलब 60 करोड़ के आसपास के शेयर्स खुद शर्मा जी यहाँ पे खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते मतलब हम कह सकते हैं अभी वापस ये सबसे बड़े शेयर होल्डर देखने को मिल जाएंगे पेटीएम में। मतलब आप टैगलाइन में ऐसे भी लिख सकते हो कि पेटीएम ये कंपनी पहले मतलब इंडिया वाले ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, बट जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था हम लोग को चाइनीज़ फर्म्स के ज़्यादा देखने को मिलते थे। तो वापस अभी हम लोगों को इसमें जो बड़े इन्वेस्टर देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे विजय शर्मा जी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एज ए इंडियन वापस हम लोग को यहाँ पे कम बैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी चीज़ के चलते पेटीएम आज के दिन भी ज़्यादा हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो इसकी भी कहानी बिल्कुल सेम है। बहुत ही हाईली ओवर वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक्स मतलब IPO लेके आए थे, बुल रन चल रहा था, किसी भी भाव के ऊपर मतलब सब कुछ यहाँ पे लोग खरीदने के लिए रेडी थे। लिस्टिंग गेन भी दबाकर यहाँ पे मिल रहा था एंड उसके बाद स्टॉक क्रैश हुआ। आप देख सकते हैं आज भी रिकवरी होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कंपटीशन भी इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आने के चलते पेटीएम को बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे होने वाली, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी बोला है कि वो ऑनलाइन ही अपने बिजनेस को आगे एग्रेसिवली बढ़ाने के ऊपर फोकस रखने वाले, क्योंकि पेटीएम भी उसी सेगमेंट में हम लोग को ज़्यादा काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये भी कुछ अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिले थे। देन दोस्तों आ जाते हैं एज यूजुअल, ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, हमेशा ये सवाल पूछे ही जाते, दबा कर पूछे जाते हैं, सर IRFC में क्या करें अभी, मतलब क्या अभी खरीदना ठीक रहेगा IRFC? मतलब आपको पता ही है जब तेज़ी आ जाती है स्टेज 1, स्टेज 2 एंड देन स्टेज 3, सो ये पूछा जाता है। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुका हूँ, यूजुअली लोगों को क्या चाहिए, मैं हाँ बोलूँ एंड उसके बाद मैं जाके बाय करूँ, मतलब ये वो सोचते हैं एंड उसके बाद वो स्टॉक नीचे नहीं आना चाहिए, आप ऐसा बोल दीजिए। तो दोस्तों ऐसा कोई स्टेटमेंट यहाँ पे होता नहीं है। शेयर मार्केट है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, 50 का स्टॉक वापस 30 भी आ सकता है। मैं हमेशा आप लोगों को बोल चुका हूँ आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या, वाकई में है क्या, तो ही आपका पैसा बनेगा। वरना ऐसे कितने लोग हैं, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे निवेश करके बैठे थे, नहीं चलते स्टॉक्स। मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ शेयर मार्केट में ऐसे ही नहीं, मैं रोज़ बोल बोल के थक चुका हूँ कि 5 साल होल्ड कीजिए, 5 साल होल्ड कीजिए, नहीं चलेगा कभी। 2-2, 2.5 साल स्टॉक यहाँ पे नहीं चलेंगे, बट जब चलेंगे तो सीधा पैसा डबल करके रख दिया यहाँ पे। तो क्या आप में उतना पेशेंस है क्या, आप रहो मतलब रुकने के लिए रेडी हो क्या? आज कैसी तेज़ी देखने को मिल रही है तो इसलिए आज सब मुंडी हिलाएंगे हाँ हाँ करके, और मान लीजिए अगर 2 साल यहीं पे रहा 50 रुपये तक सरेंडर कर देंगे, बोलेंगे नहीं चाहिए स्टॉक करके। ये होता है दोस्तों, आपको बिजनेस देखना है, जिसको बिजनेस समझ में आता है ना वो रुक जाता है। अभी इसका बिजनेस क्या है, ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। रेलवे को जितने भी प्रोजेक्ट्स करने होते हैं इसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कंपनी वो ज़रूरत उनकी पूरी करती है। तो एंड प्लस जो भी चीज़ें प्रोवाइड करती है सरकार बैक गारंटी रहती है, तो NPA भी कुछ नहीं, टैक्सेशन भी कुछ नहीं, तो ये एडवांटेज रहता ही है। सो बिजनेस के हिसाब से आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली चाहो तो जा सकते हो, बट आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। आप कहोगे कि मैं 5 साल होल्ड करने के लिए रेडी हो, तो फिर 5 साल के बाद थोड़ी ना 50 का रहेगा, ठीक है। 50 का 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, बट 5 साल के बाद थोड़ी ना 85 ही रहेगा, उसके ऊपर रहेगा। बट प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि हम लोगों को बॉटम पकड़ना होता है कि यहीं से अगर वो 40 आ गया तो हम लोग बोलेंगे अरे यार 40 आ गया। तो ऐसा नहीं, ये किसी के हाथ में नहीं होता है, ये ऊपर नीचे चलता रहता है। एंड प्लस अगर हम लोग बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेना, 86% प्रमोटर के पास है। हाँ, OFS जल्दी आने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि 2021 फिर 22 23 24 2024 तक का टाइम है इनके पास, तो अच्छा खासा टाइम अभी तक है। बट यस कभी भी OFS आ सकता है, इतना टॉप लेवल पे ना, जैसे कि RVNL में आया था, क्या RVNL में जा सकते हैं? तो देखिए OFS का
जो लटकती हुई तलवार थी वो भी खत्म हो चुकी है। बट बिजनेस आपको पसंद होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस पसंद नहीं है ना, देखिए मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कमेंट सेक्शन में ओपनली कहते हैं कि सर आप तो बोल रहे थे ये स्टॉक अच्छा करेंगे और कर भी रहे, बट हम लोगों ने नहीं खरीदा क्योंकि हमें सरकारी कंपनी में जाना ही नहीं है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनका विजन ही क्लियर है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो ऐसा ही होता है कि आपका डिसीजन क्लियर होना चाहिए कि जाना है कि नहीं जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस तेज़ी देख ली, कल 125 का स्टॉक अगर मान लीजिए 80 पे आ गया तो आप खुश होने चाहिए कि अरे सस्ते दाम में मिल रहा है। तो लोग उल्टा हो जाते हैं, बोलते हैं अरे यार मेरे बाइंग प्राइस के नीचे चला गया, अभी मैं क्या करूँ। तो वो एवरेज नहीं करते, कुछ नहीं करते एंड फिर बैठे रहते हैं एंड उसके बाद वो लॉस में ही बेच देते हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन दोस्तों मैं एक ही कहना चाहूँगा, इस सवाल का जवाब एक ही है कि आप बिजनेस को पहले चेक कीजिए, आपको इसके बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या। अगर है क्या, आपको लगता है आने वाले 5 साल विजुअलाइज कीजिए, 2023 चल रहा है, 2028 2030 तक ये कंपनियां क्या बिजनेस अच्छा कर पाएगी। अगर उस सवाल का जवाब हाँ है तो पैसा लगाकर बैठे रहिए। बाकी क्या, OFS आता रहेगा जाता रहेगा, ये चीज़ें चलती रहती है। कभी कोविड आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी ये अटैक हो गया, कभी वो अटैक होगा, कभी रिसेशन फिसेशन, ये चलता रहता है। बट बिजनेस में दम होगा ना, आपको आज नहीं तो कल ये देखो आपको जस्टिस मिल जाएगा। कितना बना है, 533% के रिटर्न्स। अब ये 533% के रिटर्न्स कब बने हैं, आखिरी कुछ चंद महीनों में बने हैं, बट इतने समय तक स्टॉक डेड था। सो आगे भी भविष्य में हो सकता है कि 2-3 साल ना चले, बट बाद में जब चले तो ऐसा हो। सो काबिलियत देखनी आनी चाहिए। सो मेरे साइड से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, ड्रोन सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इन सेक्टर में अगर आप जाते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी वाले, सो इसमें निवेश करके बने रहिए। रोज रोज मत देखिए कि कब भागने वाला है। रोज देखकर अगर वो स्टॉक भागेंगे तो मैं भी कल से स्टार्ट कर देता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ कि रोज भाग रहा है क्या, नहीं भागते ना। बट काबिलियत होनी चाहिए। तो क्या इन कंपनीज में काबिलियत है? ऑब्वियसली इनमें काबिलियत है, बट हमें तुरंत रिटर्न चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, वो हमारे हाथ में नहीं। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कल ही इसको 200 के ऊपर लेके जाऊंगा, 300 लेके जाऊंगा, 1000 लेके जाऊंगा, बट नहीं होता है ना। हमारा काम एक ही है कि पैसा लगा करो, बैठे रहो शांति से, यही तो चीज़ यहाँ पे होती है। FD से तो ज़्यादा रिटर्न दे ही देगा, ठीक है। सो ये चीज़ समझनी सीखनी यहाँ पे होती है। ऐसा नहीं होता एक लाइन में जवाब नहीं होता है हाँ या ना करके, ये प्रॉपर कंडीशन टाइप आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप जाओगे तो कोई सेंस की बात बनती नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो आपका पैसा बनेगा, जो कि ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे बना के दिया हुआ है। सो इस हिसाब से आप लोगों ने विचार करना चाहिए।